आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, चित्र में प्रदर्शित प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए निम्नांकित के मान ज्ञात करें यदि परिपथ का प्रतिरोध नगण्य है हो। ठीक है, पहला बोल रहा है प्रवाहित धारा का शिखर मान, हम लोग को शिखर मान यानी कि ई नॉट तथा आरएमएस मान यानी कि वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि दोनों अवयव पर विभव पतन यानी कि हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप को किसका उसका वर्ग माध्य मूल मान निकालना है। ठीक है, और तीसरा बोल रहा है सी प्रेरक को दी गई माध्य शक्ति हमको निकालनी है, और डी बोल रहा है कि संधारित्र को दी गई माध्य शक्ति, और ई बोल रहा है कि परिपथ द्वारा एक पूर्ण चक्र में अवशोषित कुल माध्य शक्ति यानी कि इन दोनों के द्वारा जो हमारा पूरा चक्र होगा प्रत्यावर्ती धारा का, ठीक है, उससे माध्य शक्ति को निकालना है। और हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है जिसमें हम लोग को संधारित्र 60 माइक्रोफैरड का है बताया गया है, और जो प्रेरकत्व है वो 80 मिली हेनरी का है बोला गया, तथा 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज का हम लोग को यहाँ पे स्रोत उपलब्ध कराया गया है। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, एक एक हिस्से को, और देखते हैं कि हमारा कौन सा उत्तर जो इसके लिए क्या क्या हमें मान प्राप्त होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कि हमें इस प्रश्न में क्या क्या दिया गया है। ठीक है, देखो हमें प्रेरकत्व का मान दिया गया है जिसको हम लोग एल से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये कितना दिया गया है कि 80 मिली हेनरी है बोल के। ठीक है, तो इसको हम लोग हेनरी में परिवर्तित कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 80 गुणित 10 की घात ऋण 3 हेनरी, मिली का मतलब 10 की घात ऋण 3 होता है। ठीक है, और धारिता हमको दी गई है जिसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा हो जाएगा 60 माइक्रो फैरड। ठीक है, और इसको हम लोग फैरड में बदल देते हैं तो ये हो जाएगा 60 गुणित फैरड का मतलब होता है 10 की घात ऋण 6। ठीक है, ये हमारा फैरड में परिवर्तित हो गया। ठीक, अब हम लोग को एसी जो परिपथ दी गई है उसकी आवृत्ति कितनी दी गई है यहाँ पे इस चित्र में प्रदर्शित है। F बराबर, आवृत्ति को हम लोग F से दर्शाते हैं, ये कितना है 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि जो ये है इसका आरएमएस यानी कि वर्ग माध्य मूल मान हम लोग को दिया गया है वोल्टता का प्रत्यावर्ती परिपथ का, इसको हम लोग ई आरएमएस से प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है 230 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से ये सब हमें मान दिया तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्रत्यावर्ती परिपथ में इसमें जो वोल्टता हमने दी है, ठीक है, वह कैसे होगा ग्राफ के रूप में देख लेते हैं। हम लोग प्रत्यावर्ती जो हमारा विभवांतर यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, स्रोत के रूप में, उसका जो हम लोग के पास वक्र बनेगा इस तरह से होगा, यह जावक्रीय रूप में दोलन करता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इनके माध्य मान को देखें तो देखो यहाँ पे क्या है, जितना ये इस तरह से जो एक अक्ष होता है इसमें विभवांतर और धारा रहती है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे विभवांतर स्रोत लगाए तो विभवांतर को देख रहे हैं, और ये जो हमारा y अक्ष रहता है, ठीक है, y अक्ष में हमारा क्या रहता है, विभवांतर रहता है। ठीक है, और ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष में हम लोग समय के सापेक्ष इसके मान में कितना परिवर्तन हो रहा है वो देखते हैं, और ओमेगा जो रहता है आवृत्ति कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है। ठीक है, और यह देखिए इस तरह से दोलन कर रहा है तो इसमें क्या होगा, दोलन कर रहा है अर्थात समय के साथ तो इसमें आवृत्ति भी आएगी। ठीक है, यानी कि जो कंपन हो रहा है इसमें, ठीक है, दोलनों को ही हम लोग इसकी आवृत्ति बोलते हैं, इसलिए हम लोग जो एक्स अक्ष रहता है उसमें ओमेगा टी को रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें यहाँ पे क्या मान मिला है, अधिकतम मान मिल रहा है विभवांतर का। ठीक है, जो कि इसके यहाँ पे हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये शून्य है। ठीक है, अगर हम लोग इसको अंश के रूप में देखें, ठीक है, तो शून्य है, और ये हमें 180 अंश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हमें 360 अंश को प्रदर्शित करता है। इसी तरह से मान जो है वो बढ़ते जाते हैं। तो देखिए ये धारा क्या हो रही है, अगर हम लोग इसको एक पूरा चक्र बोलते हैं, ठीक है, शून्य से 360 को एक पूरा चक्र बोलते हैं, क्योंकि शून्य से लेकर के 360 अगर इस तरह से हम लोग बनाते हैं पूरा एक वृत्त बनता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पूरा चक्र हो गया। ठीक है, तो इस चक्र के बाद क्या करती है, धारा या विभवांतर जो भी रहता है वो अपने आप को फिर से पुनः उसी तरह से इस तरह से उसी बात में क्या होता है कि दोहराने लगती है। ठीक है, देखिए यहाँ से ये जैसा है उसी तरह से इधर का भी वक्र हमें मिला है तो ये दोहराने लगती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग 0 से 360 तक को क्या बोलते हैं, एक पूर्ण चक्र बोलते हैं। अब देखिए इसमें जितना मान ई नॉट का धनात्मक में है उतना ही मान हमें ई नॉट का यानी कि अधिकतम विभव का मान जो है ऋणात्मक में भी मिलता है, तो इन दोनों का जो माध्य मान 0 हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इनके वर्ग माध्य मूल मान को लेते हैं जो कि इनमें से किसी एक बिंदु का होता है और
ऋणात्मक का किसी एक बिंदु का होता है, ठीक है। तो हम लोग माध्य निकालेंगे तो दोनों का मान तो शून्य हो जाएगा, लेकिन वर्ग, माध्य, मूल मान इन दोनों के बीच का कोई मान होता है, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे अभी उतना नहीं देखेंगे, अभी हम लोग अपने प्रश्न को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे ओमेगा का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ओमेगा बराबर हमारे क्या होता है, हम जानते हैं 2 पाई एफ होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको बोले कि ये पूरा एक चक्र बनाएगा बोल के, ठीक है। तो ये हमारा ओमेगा का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई गुणित, हम लोग को एफ का मान पता है 50 हर्ट्ज है बोल के, ठीक है। इसको हम लोग गुणा करेंगे तो ओमेगा का मान हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 100 पाई मिलेगा, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन प्रति सेकंड होता है, ठीक है। रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो हम लोग को इसका मात्रक मिल गया। अब हम लोग को जो चित्र में प्रदर्शित यहाँ पे परिपथ है, इसकी हम लोग प्रतिबाधा निकाल लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, इस पूरे परिपथ में लगे हुए सभी जो भी हमारे तत्व हैं, ठीक है, उनके प्रतिरोधों के जोड़ और उनके वर्ग को हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग प्रतिबाधा बोलते हैं, ठीक है। तो प्रतिबाधा जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा, यानी कि पूरे परिपथ की प्रतिबाधा निकाल रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं, ये होता है, ये हो जाएगा हमारा वर्गमूल आर का वर्ग धन, यहाँ पे हमारे पास हो जाता है एक्सएल ऋण एक्स सी। एक्सएल जो रहता है वो धारित, जो हमारा प्रेरकत्व है उसका प्रतिघात है, ठीक है। और एक्स सी जो है वो हमारा धारिता का प्रतिघात है, और ये हो जाएगा पूरे का वर्ग। अगर हम लोग देखें तो ये हमारा ऋण नहीं होता, हम लोग इसको इस तरह के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें से जो भी मान बड़ा होता है, जैसे कि प्रेरकत्व का मान बड़ा है तो उससे हम लोग क्या करेंगे, धारिता को घटाएंगे। अगर धारिता का मान बढ़ा है तो प्रेरकत्व को घटाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें प्रदर्शित होता है, यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, आर बराबर 0 लेना है हमें, ठीक है। तो इस मान को अगर हम लोग यहाँ पे रख दे तो जेड प्रतिबाधा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्गमूल, यहाँ पे हमारे पास बचेगा एक्सएल, जो बड़ा या छोटा होगा उसके आधार पे एक्स का वर्ग, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एक्सएल होता है, जो प्रेरकी प्रतिघात होता है, उसका मान क्या होता है, ओमेगा एल होता है, ठीक है। और जो हमारा धारितीय प्रतिघात ओमेगा सी होता है, उसका मान क्या होता है, 1/ओमेगा सी होता है, ठीक है। और यहाँ पे ओमेगा जो है हमें ये वाले मान को प्रदर्शित कर रहा है, जिसको हम लोग कोणीय आवृत्ति बोलते हैं, ठीक है। तो इस मान को हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगा, जेड बराबर ये हमारे पास हो जाएगा वर्गमूल ओमेगा एल, जो बड़ा या छोटा होगा, ठीक है, बटे 1/ओमेगा सी का वर्ग, पूरे का हम लोग को यहाँ पे वर्ग मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग इन लोग के मान जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ओमेगा का मान निकाल लिया, हमें एल का मान दिया गया है, ओमेगा का मान पता है, सी का मान हमें प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इन मानों को रख करके क्या करेंगे, प्रतिबाधा को ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मानों को रख लेते हैं। तो देखिए जेड बराबर हो जाएगा वर्गमूल, हम लोग को यहाँ पे ओमेगा का मान पता है 100 पाई, ठीक है, हम लोगों ने निकाला, गुणित हम लोग को एल का मान दिया गया, अर्थात प्रेरकत्व का मान दे दिया गया 80 मिली हेनरी, जिसको हम लोगों ने हेनरी में परिवर्तित किया था। इसका मान हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, ये हो जाएगा 80 गुणित 10 की घात ऋण 3, ठीक है। और इस पूरे का वर्ग ऋण हम लोग को यहाँ पे 1/ओमेगा सी का मान रखना है, ठीक है। तो ओमेगा का मान कितना है, 100 पाई गुणित हमें यहाँ पे सी का मान दे दिया गया है प्रश्न में, सी का मान हमारे पास है 60 माइक्रोफैरड। तो इसको हम लोगों ने 60 गुणित 10 की घात ऋण 6 में परिवर्तित किया है, ठीक है। तो ये जाएगा 60 गुणित 10 की घात ऋण 6 फैरड का वर्ग हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अब इसको हल करेंगे, तो हम लोग इसको हल कर लेते हैं। देखिए हमें हल करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 100 है, ठीक है। 100 को गुणा हम लोग 10 की घात ऋण 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात ऋण 1 हो जाएगा। उसका गुणा हम लोग 80 से करेंगे तो ये 8 गुणित 10 है, ठीक है। तो 10 की घात ऋण 1 और यहाँ पे 10 जो है वो कट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे मान क्या बचेगा, अगर हम लोग देखें तो वर्गमूल में हमारे पास यहाँ पे मान बचेगा 8 पाई का वर्ग, ठीक है। ऋण अगर हम लोग इसमें देखें तो देखिए क्या है, 1 हम लोग 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, इसीलिए हमने वहाँ पे उसको वर्ग करके रख दिया, ठीक है। 100 का गुणा अगर हम लोग 100 और ये वाला के गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास 6000 हो जाएगा, ठीक है, 6000 पाई। अब 6000 पाई का गुणा हम लोग 10 की घात ऋण 6 से करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 इससे कट जाएगा, ठीक है। और 10 की घात ऋण 3 बचेगा हमारे पास, तो हो जाएगा 6 पाई गुणित 10 की घात ऋण 3 का वर्ग हमारे पास आएगा, ठीक है। अब इसको और हल कर लेते हैं तो जेड बराबर मिलेगा हमें यहाँ पे मिलेगा 8 पाई
ठीक है। ऋण देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, 10 की घात ऋण 3 को ऊपर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, धन 3 तो ये 1000 हो गया बटे 6 पाई और दोनों में वर्ग है तो हम लोग जैसे पहले किए थे पूरे का वर्ग कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा पूरा पद वर्ग में है और वर्गमूल के अंदर है तो इस वर्ग से हमारा वर्गमूल जो है वो कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रतिबाधा है यानी कि ये क्या हो गया, देखिए 8 पाई ऋण 1000 बटे 6 पाई गुणित 8 पाई ऋण 1000 बटे 6 पाई है। ठीक है, दो पद है और हम लोग जानते हैं कि वर्गमूल में दो पद होते हैं तो एक पद बाहर आ जाता है और वर्गमूल हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 8 पाई ऋण 1000 बटे 6 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको हल करें तो देखिए हम हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा हम लोग इधर कर देंगे यानी कि एलसीएम मतलब कि इसको हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो हल करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा z बराबर 8 पाई, पाई का मान कितना होता है 3.1 तो 8 गुणित पाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 हमको मान मिलेगा 13। ठीक है, ऋण ये हो जाएगा 1000 बटे 6 पाई, 6 गुणित 3.14 करेंगे तो ये हमें लगभग मान मिलेगा 18.85 के। ठीक है, अब हम लोग 18.85 से 1000 को भाग दे देंगे तो हमारे पास z बराबर हो जाएगा यहाँ पे 25.13 ऋण इसका मान लगभग मिलेगा 53.05। ठीक है, और इससे 53.05 से हम लोग 25.13 को घटाएंगे तो जेड का मान मिलेगा, प्रतिबाधा का ऋण लगभग मान मिलेगा। ठीक है, 27.92 हम लोग को ओम में प्राप्त होगा। ठीक है, ओम में इसलिए प्राप्त होगा क्योंकि प्रतिबाधा को दर्शा रहा है, प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रतिबाधा का मान निकाल दिया और ये ऋणात्मक इसलिए आया क्योंकि हमारा जो संधारित्र का मान है वो अधिक है इसीलिए। ठीक है, तो हमने बोला था जो भी मान रहेगा उसको हम लोग घटाएंगे उससे बड़ा होगा बोल के, तो हमारे पास z बराबर हो जाएगा यहाँ पे प्रतिबाधा बराबर 27.92 ओम। ठीक है, हम लोगों ने इसको अब हम लोग अपने प्रश्न के ए हिस्से में आते हैं। ए हिस्से में हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें प्रवाहित धारा का शिखर मान तथा आरएमएस का मान क्या होगा। देखिए ये हमारा कैसा है, श्रेणी परिपथ है। ठीक है, तो श्रेणी परिपथ में धारा जो है इस तरह से प्रवाहित होगी, धारा का मान समान होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें आयाम निकालेंगे, धारा का आयाम, धारा के आयाम को हम लोग I0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसका मान हमें निकालना है यानी कि प्रत्यवर्ती धारा का आरएमएस मान निकालने के लिए बोला गया है तो आई आरएमएस बराबर हम लोग ओम के नियम, ये क्या होता है हमारा ईआरएमएस यानी कि विभवांतर बटे प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो पूरे परिपथ का हम लोगों ने प्रतिबाधा निकाला जो कि होगा z, इसको हम लोग मॉड में लेंगे क्योंकि इसका मान ऋणात्मक में आया है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मान रखें तो देखिए हम लोग को प्रश्न में इसका मान दे दिया गया है 230 वोल्ट। ठीक है, बटे इसका मान हम लोगों ने निकाला, ठीक है, ऋण 27.92 ओम। ठीक है, ये हमारा 230 वोल्ट दे दिया था। अब ये मॉड में है अर्थात इसके अंदर में ऋणात्मक या धनात्मक हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसके इस परिमाण से मतलब है। ठीक है, तो हमारे पास आई आरएमएस हो जाएगा वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, हम लोग 27.92 से 230 को भाग देंगे तो हमारे पास इसका मान प्राप्त होगा, हमें लगभग मान प्राप्त होगा। ठीक है, 8.24 एम्पियर। हम लोग जानते हैं कि जो आयाम धारा I0 होता है वो क्या होता है, वर्गमूल 2 गुणित आई आरएमएस यानी कि वर्गमूल माध्य मान के बराबर होता है। ठीक है, धारा के, तो यहाँ पे I0 बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2 गुणित 8.24 एम्पियर और वर्गमूल 2 का मान हमारे पास होता है हमारे पास I0 बराबर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं वर्गमूल 2 मतलब क्या होता है 1.414 होता है, तो उससे अगर हम लोग गुणा करेंगे तो 8.24 से तो हमें मान प्राप्त होगा 11.653 एम्पियर। तो हम लोगों ने यहाँ पे आयाम धारा को निकाल लिया। ठीक है, हमें आयाम धारा का मान निकालने के लिए बोला गया था। अब हम लोग अपने प्रश्न के एक और हिस्से को निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे आयाम धारा को निकाला। अब हम लोग को बी में बोला जा रहा है कि जो दोनों अवयव है यानी कि एल व सी प्रेरकत्व और धारिता के मध्य में जो विभव पतन होगा उसको निकालना है इनमें। ठीक है, तो इस चित्र की सहायता से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे विभव पतन हमें VC मिलेगा और यहाँ पे विभव पतन हमें VL प्राप्त होगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा VC और ये हो जाएगा VL। तो इसको हम लोग सबसे पहले फेजर के माध्यम से समझ लेते हैं। हम लोगों ने बोला था कि यह श्रेणी क्रम में समायोजित है बोल के। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में समायोजित है अर्थात हम लोग धारा को उभयनिष्ठ लेंगे। ठीक है, धारा उभयनिष्ठ होगा तो इसके आधार पे अब हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग इस अक्ष में लेंगे। ठीक है, तो इसमें प्रतिरोध तो है नहीं, प्रतिरोध नहीं है मतलब हमारा क्या हो गया, जो एल है प्रेरकत्व है वो भी शुद्ध है और सी है वो भी शुद्ध है। ठीक है, तो इनमें अगर हम लोग देखें तो इन दोनों के मध्य में जो
विभव का विभवांतर होगा, ठीक है, यानी कि इनका जो कला होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। क्यों एक दूसरे के विपरीत होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रेरकत्व होता है उसका विभवांतर जो रहता है उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा से क्या होता है कि 90 अंश से अग्रगामी होता है। तो हमारा ये हो जाएगा VL, ठीक है, क्योंकि ये 90 अंश है, ठीक है, या फिर π/2 कला से अग्रगामी होता है, ठीक है। तो ये हमारा VL हो गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा धारिता का वोल्टेज होता है, ठीक है, वह उस परिपथ में प्रवाहित धारा के क्या होता है, पश्चिगामी होता है, π/2 कला से या 90 अंश से। तो ये हमारा हो जाएगा VC का मान, ठीक है। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कैसे हो गया कि इसको हम लोग नीचे में लिए, इसको ऊपर में लिए, ठीक है, इसका मान यहाँ पे क्या हो गया, π/2 हो गया, ठीक है। तो हम लोग ये अग्रगामी है पश्चिगामी है, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। तो हम लोग घड़ी की विपरीत दिशा में कहाँ से देखना शुरू करेंगे, जिस पथ को हमने उभयनिष्ठ लिया, तो हमने धारा को उभयनिष्ठ लिया, तो यहाँ से अगर हम लोग इस तरह से घड़ी की विपरीत दिशा ये होगी हमारी, तो यहाँ चलना शुरू करेंगे तो हमारा क्या आएगा, पहले VL आ रहा है तो VL हमारा अग्रगामी है, उसके बाद इधर आएंगे तो फिर हम लोग को धारा प्राप्त हो रही है, तो इसलिए धारा पश्चिगामी होगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसके लिए देखें तो हमने इसमें भी धारा को क्या लिया है, उभयनिष्ठ लिया है, ठीक है। तो हम लोग इधर चलते हुए आ रहे हैं तो देखिए हमें पहले धारा प्राप्त हो रही है घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ठीक है, घड़ी की विपरीत दिशा में, या फिर आप घड़ी की दिशा में चलिए इधर, तो पहले हमको धारा मिल रही है, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है, इसका विभवांतर मिल रहा है, किसमें, जो धारितीय है हमारा, ठीक है, धारिता है उसमें। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि यह पश्चिगामी है, ठीक। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा ओमेगा एल था, ठीक है, उसका मान क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, क्योंकि हमने देखा प्रतिबाधा का मान कम आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमारा 1/ओमेगा c का मान, ठीक है। तो जो विद्युत वाहक बल होगा, ठीक है, उसमें से जो धारा होगी वो 90 अंश कोण से पश्चिगामी होगा हमारा। क्यों? क्योंकि इन लोग का देखो देते हैं पूरी तरह से, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पे विभव पतन को निकालेंगे, तो विभव पतन को निकालेंगे तो हो जाएगा, तो इस फेजर की सहायता से अब हम लोग क्या करेंगे, विभव पतन को निकालेंगे, यानी कि अपने बी हिस्से को निकालेंगे, ठीक है। तो एल व सी में विभव पतन का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, ठीक है। तो VL का मान हमारे पास क्या हो जाएगा, VL, ठीक है, जो रहेगा वो वर्ग माध्य मूल मान, यानी कि जो RMS मान होगा धारा का, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो विभव पतन होता है V गुणित प्रतिरोध होता है, ठीक है। तो इसका जो प्रतिरोध है वो हमारे पास क्या है, गुणित XL हो जाएगा, ठीक है। XL क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको प्रेरिकी प्रतिघात के लिए लिया था, ठीक। प्रतिरोध होगा वो प्रेरिकी प्रतिघात होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको देखें तो IRMS मान गुणित XL का मान क्या होता है, ओमेगा एल के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे रख दे तो VL बराबर हमारे पास प्राप्त होगा, क्योंकि हमें IRMS का मान पता है कितना है, 8.24, और हम लोग गुणित यहाँ पे 2-4 एम्पियर था, ठीक है, और ओमेगा एल का मान रखेंगे, ठीक है। तो ओमेगा का मान हम लोगों ने देखा था कितना था, 100 पाई गुणित एल का मान हम लोग को प्रश्न में दिया गया 80 मिली हेनरी है बोल के, तो 80 गुणित 10 की घात ऋण 3 हेनरी हम लोग रख देंगे, ठीक है। और जब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये मान हमें लगभग प्राप्त होगा 207.10 वोल्ट हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो यह विभव पतन किसके मिल गया हम लोग को, VL में मिल गया, ठीक है। अब हम लोग VC के लिए ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो VC के लिए अगर हम लोग देखें तो इसका मान भी इसी तरह से होगा, IRMS गुणित XC होगा, ठीक है। और इसका मान अगर हम लोग फिर से रखें तो ये क्या हो जाएगा, IRMS गुणित ओमेगा एल हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ओमेगा C होगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या होगा, IRMS गुणित हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा C हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे मान रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा IRMS का मान 8.24 गुणित 1/ओमेगा C का मान हम लोग रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 पाई गुणित C का मान हमें पता है कितना है, 60 माइक्रोफेरेड है, 10 की घात ऋण 6 फेरेड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको हल करें तो ये हमारे पास कितना मान प्राप्त होगा, अगर हम लोग देखें तो इसका मान जो हमें मिलेगा लगभग 437.1 वोल्ट हमको प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने इन विभवांतर का भी मान ज्ञात कर लिया धारिता के पास जो होगा, ठीक है। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि VL और VC परस्पर क्या है, विपरीत कला में होंगे, ठीक है। विपरीत कला में क्यों होंगे, क्योंकि हमने इस ग्राफ के माध्यम से देखा था, ठीक है, इस ग्राफ के माध्यम से देखा था, तो परस्पर विपरीत कला में है, अर्थात हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनका जो परिणामी विभवांतर आएगा V, वो क्या हो जाएगा हमारा, VC का मान बड़ा है, हम लोग घटा देंगे VL से, ठीक है। यानी कि हम लोग इसको
इस तरह से घटा रहे हैं। देखिए इसका मान जो है बड़ा है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि कितना बड़ा है उसको देखने के लिए हम लोग VL के मान को इधर ले आ रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास VL इधर आएगा तो वो ऋणात्मक में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा V बराबर, हमारे पास जो मान प्राप्त हुआ है उसको अगर रखें तो ये 437.1 वोल्ट है, और ऋण इसका मान हमें प्राप्त हुआ है, जो प्रेरकत्व था उसके पास 207.1 था, ठीक है। 207.1 दशमलव के बाद शून्य को हटा देंगे, ठीक है। तो इसका मान हमें जो प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा, 230 वोल्ट होगा, ठीक है। तो हमने जो मान निकाला है वो हमारा सही है, वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इससे सिद्ध होता है। अब हम लोग अपने प्रश्न के अगले हिस्से सी में आते हैं, ठीक है। तो सी में हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे प्रेरक को दी गई माध्य शक्ति को ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे प्रेरक की माध्य शक्ति को ज्ञात कर लेते हैं। प्रेरक की माध्य शक्ति हमारे पास क्या हो जाएगी, पूरे चक्र में जो स्थानांतरित माध्य शक्ति है उसको हम लोग P एवरेज यानी कि P औसत के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास होगा IRMS गुणित VRMS गुणित cos फाई। cos फाई क्या है, ये जो वोल्टेज और हमारा करंट के मध्य में बनने वाला कोण होता है, ठीक है, जिसको हम लोग फेजर मतलब कि कलांतर बोलते हैं, ठीक है। तो जो कलांतर रहता है वो हमें क्या बताता है, शक्ति गुणांक को दर्शाता है, ठीक है। और इनके मध्य में जो शक्ति गुणांक है उसमें हमने देखा था फाई बराबर क्या था, जो कलांतर था पाई/2 था। तो इसका मान रखे तो हमारे पास P एवरेज बराबर हो जाएगा IRMS गुणित VRMS गुणित cos पाई/2, मतलब कि कितना होता है, 90 अंश होता है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि cos 90 अंश का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो शून्य का गुणा इस पूरे से होगा तो हमारे पास P एवरेज यानी कि औसत माध्य शक्ति जो आएगी वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, पूरे चक्र में अपने प्रेरकत्व पे जो मान है उसको निकालेंगे, ठीक है। तो डी में हमसे यही बोला गया है, ठीक है। डी में क्या बोला गया है कि संधारित्र को दी गई माध्य शक्ति को ज्ञात कीजिए बोल के। तो अब हम लोग संधारित्र के लिए निकालें तो हमारे पास इसको हम लोग फिर से P एवरेज से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि औसत शक्ति हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, IRMS गुणित VRMS गुणित cos फाई होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हाँ इस ग्राफ से देखिए तो हमारा जो धारा और जो विभवांतर है धारिता के मध्य में उसमें भी पाई/2 कला का हमको अंतर प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा P एवरेज बराबर IRMS गुणित VRMS, और फिर से हम लोग cos फाई का मान क्या रखेंगे, यहाँ पे पाई/2 रखेंगे, ठीक है। तो इसका मान हमें फिर से शून्य प्राप्त होगा, अर्थात इनमें कोई भी जो है हम लोग को शक्ति गुणांक का माध्य नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, शून्य, अर्थात इसकी भी शक्ति हमारे पास क्या आ गई, जो हमने धारिता के लिए ली है वो शक्ति औसत शक्ति कितनी होगी, शून्य प्राप्त होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरे चक्र में जो धारिता और प्रेरकत्व था उसके लिए शक्ति ज्ञात कर ली। अब हम ई पे आते हैं, ठीक है। तो ई में हमें बोला जा रहा है कि परिपथ में हमें बोला जा रहा है कि परिपथ द्वारा एक पूर्ण चक्र में अवशोषित कुल माध्य शक्ति को निकालिए बोल के, ठीक है। कुल माध्य शक्ति मतलब जो हमारा संधारित्र और प्रेरकत्व है ये दोनों मिल के जो शक्ति लेंगे इस माध्य जो हमारा है उससे, ठीक है। ग्राफ जिसे हमने देखा था तो उस शक्ति को अगर हम लोग निकाले तो ये ई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इनकी दोनों के प्रेरकत्व और धारिकता के दोनों के अलग अलग शक्ति निकाली, माध्य शक्ति, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से P बराबर देखें तो इन दोनों का क्या होगा, वो धन होगा, ठीक है। यानी कि इन दोनों शक्ति को हम लोग जोड़ देंगे जो हमने निकाला, ठीक है। इसको हम लोग P2 बोल देते हैं, इसको P1 बोल देते हैं। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमें उस परिपथ की कुल माध्य शक्ति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये P बराबर हमारे पास हो जाएगा, पहले के लिए औसत माध्य शक्ति कितनी थी, शून्य थी, और धारिता के लिए भी औसत माध्य शक्ति कितनी थी, शून्य थी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास जो शक्ति आई उसका मान क्या हो गया, शून्य हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि जो हमारे शुद्ध धारिता या फिर शुद्ध जो प्रेरकत्व होते हैं वो किसी भी तरह का शक्ति व्यय नहीं करते हैं, ठीक है। इससे हमें यह पता चलता है और हमने इसकी माध्य शक्ति निकाल ली है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।